के बाद तालिबान की भी करते हैं, क्योंकि तालिबान पर बात करना वक्त की जरूरत है और इसी जरूरत के लिए आज पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर थी। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर फिलहाल हुकूमत बनती हुई नजर नहीं आ रही है, यानी इंतजार कीजिए कुछ और दिन का, उसके बाद ही कुछ मामला हो सकता है। लेकिन तालिबान ने अपने सफारती मामला को और तेज कर दिया है, यानी अपना जो फॉरेन मिशन है उनका, उसको और ज्यादा एक्टिव कर दिया गया है। और दोहा के अंदर हेक्टिक डेलिब्रेशंस हुई है, कई डेलीगेशंस मिली हैं। पाकिस्तान, यूके और जर्मनी के एनवॉयज के साथ तालिबान के लीडर्स की मीटिंग हुई है, जिस दौरान डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए से जो तालिबान को दरपेश मसले हैं, मामलात हैं, उन्हें हल करने की कोशिश की गई है। शेर मोहम्मद अब्बास जो पॉलिटिकल हेड है दोहा के अंदर, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जर्मनी से गुहार लगाई है कि उन्हें आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के रिस्ट्रक्चरिंग में पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तस्वीरें दो अफगानिस्तान से आपके सामने है, इसके बाद सीधे डिबेट पर चले जाएंगे, क्योंकि बात यह भी है कि आईएसआई के चीफ भी खुसूसी दावत पर आज काबुल पहुंचे थे। पहली तस्वीर काबुल के स्कूल की है, जहां पर आहिस्ता आहिस्ता करके सही स्कूलों के अंदर पढ़ने का निजाम दोबारा बहाल हुआ है। ये तस्वीरें आज बाज़ाब्ता तौर पर कई टीवी चैनल्स के आई हैं और इसको ऑफिशियली भी ट्वीट किया है अफगानिस्तान के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। और दूसरा जो आप देख रहे हैं कि खवातीन एहतजाज कर रही हैं, ये खवातीन आज एहतजाज कर रही थी अपनी मांग को लेकर, और ये एहतजाज वुमेन प्रोटेस्ट जो था, ये दूसरा दिन था आज काबुल के अंदर, और ये प्रेसिडेंट पैलेस की ओर जाना चाहती थी, अपना एहतजाज दर्ज करना चाहती थी। लेकिन इल्जाम इनकी तरफ से ये लगाया गया कि तालिबान की तरफ से, यानी तालिबान अफवाज जो सिक्योरिटी के लोग वहां पर मामूर थे, उन्होंने जबरदस्ती की है और कई लोगों के साथ बदतमीजी भी की गई। ये इन खवातीन का मानना है। इनका यह मानना है कि अपनी राइट्स को लेकर, यानी अपने हकूक को लेकर वो लड़ती रहेंगी। कल भी तालिबान ने साफ कर दिया कि कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन प्लेस 2, प्लेस 3 की जगह जरूर दी जा सकती है, यानी दफ्तरों के अंदर वो काम कर सकते हैं। लेकिन एहतजाज अपनी जगह भी लगातार जारी हुआ है। इधर पंजशीर से खबर यह कि पंजशीर के अंदर 50 से ज्यादा तालिबानियों को कैद कर दिया है, और कैद करने वाले पंजशीर के लोग नहीं है बल्कि तालिबान ने खुद किया है, क्योंकि रात भर जश्न का समा था जिस दौरान गोलियां दागी गई हैं, जिसमें कुछ लोगों के मारे जाने या जख्मी होने की भी खबर है। इस पर जरूर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं दो बड़े नाम है जी, और अफगानिस्तान पर गहरी नजर रखते हैं। अनुपम तिवारी रक्षा विशेषज्ञ हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट है बड़े जबरदस्त, और मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव है, इंटरनेशनल ओपिनियन है इनके पास और बड़ा अनुभव है। बहुत बहुत शुक्रिया सर दोनों का। श्रीवास्तव सर, शुरुआत आपसे करेंगे जी, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। खबर यह है कि आईएसआई के चीफ पहुंचे जी काबुल, और फैज साहब की बड़ी वहां पर खुशामदीद की गई है और कहा गया कि उनका काबुल जाना था जी, वो बाज़ाब्ता तौर पर एक इन्विटेशन था। उसी इन्विटेशन को लेकर फैज हामिद जो है वो काबुल चले गए और वहां पर मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के अंदर हुकूमत से लेकर अफगानिस्तान के रिस्ट्रक्चर तक कई बातें हुई हैं। अगरचे अभी ज्यादा कोई डिटेल्स बाहर नहीं है, लेकिन आईएसआई चीफ और हेड का वहां पर पहुंचना, किस तरीके से इसको देखा जाए, और ये हैंड इन ग्लव जो हम बता रहे थे कि बहुत बार, और कल हमने देखा कि सोलिया का बयान भी जो उन्होंने खुद ऑन एयर करवाया, उन्होंने कहा कि एक से नहीं लड़ना है जी, बड़े कुव्वतों से लड़ना, उनमें पाकिस्तान भी एक कुव्वत है। देखिए गौर साहब, ये जो फैज हमीद जो आईएसआई चीफ हैं, वो अब अफगानिस्तान पहुंचे हैं। जाहिर है कि वो लगातार तालिबान को और उसकी रिजीम को स्टेबलाइज करने के लिए, उसे हर तरह की मदद देने के लिए सारी जो पेशकश करेंगे। और जो अभी तक जो काम पाकिस्तान पर्दे के पीछे कर रहा था, अब वो खुलेआम करेगा। पाकिस्तान ने तालिबान को उसकी काबुल की सत्ता पर फोर्सफुल टेक ओवर करने की प्रक्रिया में हर तरीके की मदद प्रोवाइड कराई है। उसमें पाकिस्तान की जो वास्तविक हुक्मरान, वहां की जो आर्मी और वहां की आईएसआई, जो कि वास्तविक रूप से पाकिस्तान को चलाने वाली संस्थाएं हैं, अब वो खुलेआम और खुल करके तालिबान को मदद देंगी और सपोर्ट करेंगी। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जो फैज हमीद हैं, वो तालिबान की जो नई सेना के निर्माण में उनकी पूरी मदद करने जा रहे हैं, और उस प्रक्रिया में भी उनसे वो गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। साथ ही साथ इस तरह की रिपोर्ट्स भी हैं कि जो पंजशीर में जो इस समय जबरदस्त फाइट चल रही है, उसमें भी तालिबान ने पाकिस्तान की मदद मांगी है। इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं।
तो जाहिर है कि पाकिस्तान पूरे अफगानिस्तान में अपने नियंत्रण को और अधिक मजबूत करने के लिए अब खुले तौर से ओपन तरीके से हर तरीके की कवायद करने जा रहा है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस तरह की जो विजिट्स हैं, जो बड़े ऑफिशियल्स की वो और बड़े मंत्रियों की और अधिक गहरे तरीके से होगी। और जाहिर है कि ये अब जो रिश्ता है अब वो दुनिया के सामने खुल करके सामने आ गया है। ठीक है जी। तो अनुपम तिवारी साहब, ये आपका एक्सपीरियंस क्या कुछ कह रहा है जी? क्या कुछ बदल सकता है इसके बाद? क्योंकि अगर आईएसआई के चीफ जाते हैं, डेट मीन्स है स्टेट हेड है, स्टेट रिप्रेजेंटेशन वहां पर है, तो क्या कुछ बदलने की उम्मीद है या वो एसेस कर रहे हैं सिचुएशन को कि क्या हो रहा है? बदलने की उम्मीद बहुत कम है गौर साहब। असेसमेंट की जो आपने बात कही उसकी गुंजाइश जरूर बनती है। आईएसआई ने पिछले 2-4 दिनों में अपने जो मूवमेंट्स हैं उनको काफी तेज किया हुआ है। अब आप इससे दूसरा एक बयान लिंक करके देखिए जो कि 2 दिन पहले तालिबान की तरफ से आया था कि वो भारत के कश्मीर समेत किसी भी मामले पर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। तो ये आईएसआई के खिलाफ बात जाएगी अगर इसको उन्होंने किसी काम के लिए फ्यूचर में अफगानिस्तान में अपने आप को स्टेबल करने के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो कश्मीर समेत पूरे भारत में जो पाकिस्तान का जो अभियान है भारत को डीस्टेबलाइज करने का, उसमें तालिबान की मदद करेगा। तो उस अगर एंगल को अगर आप पकड़े तो उसमें साफ जाहिर है कि आईएसआई तालिबान को एक सेकंड के लिए भी अपने कब्जे से बाहर होते हुए नहीं देखना चाहती है। आईएसआई यही चाहती है कि तालिबान उसका प्रॉक्सी बन करके अफगानिस्तान में राज करता रहे और भारत समेत पूरे क्षेत्र को परेशान करने में पाकिस्तान की मदद करता रहे। तो आईएसआई के जो चीफ है उनका वहां पे जाना असेसमेंट वाली बात ही है कि तालिबान जो भी करे गवर्नमेंट फॉर्मेशन में वो उसकी मदद बिल्कुल कर सकते हैं। गवर्नमेंट फॉर्मेशन क्योंकि डिले हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान या आईएसआई अपने जो चॉइस के कैंडिडेट्स हैं उनको ला सकती है। अफगानी नेटवर्क क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा क्लोज है तो उसके जो वारिंग फैक्शंस हैं अलग अलग, उनके साथ जो उन संबंधों को आपस में क्लियर करने के लिए आईएसआई चीफ का वहां पे रहना बहुत जरूरी था। तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जो भी अड़चने आ रही हैं तालिबान के द्वारा वो अलग अलग फैक्शन उसको संभालने के लिए गए हुए। राइट सर, ये तो एक पहलू है। लेकिन जब हम आज दोहा के दफ्तर पर देखते हैं तो पिछले 24 घंटों के दौरान दोहा का दफ्तर काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहा है और वहां पर जो डिप्लोमेटिक हेड है या उनके सेकंड इन कमांड है शेर मोहम्मद अब्बास, वो लगातार डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए से दुनिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ऑफिशियल कम्युनिकेशन के तौर पर उन्होंने जर्मनी से सीधे कहा कि अब आप हमारी मदद कीजिए क्योंकि अगर अफगानिस्तान को बनाना है उसके लिए हमें इमदाद की जरूरत है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है श्रीवास्तव साहब, ये डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करना और अभी तक हुकूमत ना बनना। क्या मैं ये मानूं कि 96 से 2021 तक या आज तक तालिबान ने बड़ी चीजें जो ऊपर नीचे देखी हैं उससे वो बड़ी चीजें सीख चुके हैं और जो ऊपर लोग बैठे हैं उन्हें पता है कि हमने कब, कहां पर और कैसे बात करनी है? जी जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तालिबान ने अपने पिछले अनुभवों से सीखा है और तालिबान अब स्मार्ट मैनूवर्स ले रहा है। तालिबान अपनी जो रिजीम है उसको स्टेबलाइज करना चाहता है और जाहिर है कि ये जो 2020 है, हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में हैं और ये दुनिया ग्लोबल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जब तक तालिबान को नहीं मिलेगी तब तक उसे अपने फाइनेंशियल सिस्टम को बेहतर तरीके से रन करना और अपने रिजीम को स्टेबलाइज कर पाना संभव नहीं होगा। इसी वजह से अब तालिबान ने स्मार्टली बिहेव करते हुए अपने एक शेर मोहम्मद स्टेनजाई को दोहा में बिल्कुल इस तरह की बातचीत करने के लिए बिल्कुल उनको नियुक्त कर रखा है एक तरह से, और लगातार जो डिप्लोमेटिक कवायदे हैं वो कर रहे हैं। तो तालिबान का मुख्य लक्ष्य वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग लेना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जिसकी डिलीवरी को अमेरिका ने रोक रखा हुआ है, लगभग 9.5 बिलियन US$ वर्थ की जो राशि है, IMF ने भी इसकी अपनी राशि, एड राशि के ऊपर रोक लगा रखी है। तो उसकी वजह से तालिबान को हर तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मान्यता मिलना ना मिलना ये बात की बात है। सबसे पहले तो उसे अपने फाइनेंशियल सिस्टम को रन कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी और यही कारण है कि वो लगातार इस तरीके के सॉफ्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, लगातार वो बैठकों का दौर जारी रखे हुए हैं। भारत के साथ भी उन्होंने बैठक का अनुरोध किया और भारत के जो दोहा में हमारे राजदूत हैं उन्होंने उनसे मुलाकात भी की है और भारत ने भी अपनी चिंताएं रखी हैं। तो जाहिर है कि तालिबान की इस समय वर्तमान मंशा अपनी रिजीम को स्टेबलाइज करने की है। और गौर साहब एक बात और आप देखिए तो ये जो सरकार बनाने में जो देरी हो रही है वो इस बात का संकेत है कि तालिबान के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है। काफी अंदर उसके फैक्शंस हो सकते हैं, उसमें टस्सल हो सकती है,
उसमें तरह तरीके की रुकावटें आ सकती हैं। और यही कारण है कि लगातार तालिबान ये कह के कि अब वो अनाउंस करने जा रहा है, उसको डिले कर दे रहा है। तो तालिबान के सामने चुनौतियां बहुत हैं और उसको डील करने के लिए तालिबान स्मार्ट मनूवर्स ले रहा है। ठीक है सर। अनुपम तिवारी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम पॉलिटिकल एंगल से इसको देखते हैं, लिविंग असाइड की मिलिट्री एस्पेक्ट को, लेकिन पॉलिटिकल एंगल में कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां पर फॉरेन सेक्रेटरी यूएस के जो हैं वो मिलेंगे जी डायरेक्टली इनके साथ। कल एक बार फिर दोहा में मीटिंग होनी है, तालिबान के टॉप मोस्ट लीडर्स वहां पर होंगे और स्पेशली जो दोहा के अंदर इनके इंचार्ज है शेर मोहम्मद अब्बास, उनके साथ मीटिंग है। ये मीटिंग में इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि विड्रॉवल ऑफ ट्रूप्स हो गया है और अफगानिस्तान की जिस तरीके से सख्त सिचुएशन ये दुनिया के सामने है, इस मीटिंग को हम कितना इंपॉर्टेंट माने और इस मीटिंग के बाद क्या कुछ बाहर आ सकता है, अफगान क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मीटिंग से? गौहर साहब, इस मीटिंग का जो मेन पर्पज है दोहा के अंदर होगी वो होगी रिफ्यूजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिफ्यूजीज का एक बहुत बड़ा बेस अमेरिका के मदद के ऊपर जिंदा है अभी फिलहाल, अगर हम ये कह दें तो। और अमेरिका ने ये देखा है कि रिफ्यूजीज के बहाने कुछ शरारती तत्व एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग को भी बढ़ावा दे सकते हैं। के अंदर अमेरिकन बेसिस जब अपना सिचुएशन को एक्सेस करती हैं तो बेसिस के अंदर वो ये भी देख रही हैं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग या ड्रग अब्यूज या इस तरह की घटनाएं भी शरणार्थियों के साथ सामने आ रही हैं। तो इन सब चीजों को भी अमेरिका इंश्योर करना चाहेगा। वो ये चाहेगा कि बातचीत के जरिए राजनीतिक हल तो निकले ही, इन सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी लोगों का ध्यान जाए। रही बात इकल एड की, तो शायद उसके रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एंटोनियो गुटेरेस यूएन के चीफ ने खुद बोला हुआ है कि जब वो एड कॉन्फ्रेंस करेंगे इसी महीने में 13 तारीख को, तो उसके माध्यम से अफगानिस्तान की जो इकोनॉमिक जरूरतें हैं उनके ऊपर विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ है। यानी तालिबान लेने में कहीं ना कहीं सफल होता दिख रहा है। और जर्मनी से जो डिमांड किया उन्होंने, या दोहा के अंदर जो कल बातें उठेंगी, उनका मेन मुद्दा यही रहने वाला है कि किसी न किसी तरह से इकोनॉमी को खोला जाए, बाहर का जो कुछ निवेश है वो आ जाए, ताकि लोग कम से कम अफगानिस्तान में भूख ना मरे। राइट सर, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट है श्रीवास्तव साहब, इस पर आपकी एक लाइन लेना चाहूंगा और उसके बाद जरा टेक्निकल बात भी आपके साथ करूंगा। जब अभी पूरी दुनिया देख रही है कि तालिबान के अंदर रिजीम कैसे आनी है जी, फिर वो कुछ दिन मॉनिटर करेंगे कि किस तरीके से वो डिलीवरी करेंगे और क्या वो उन पैमानों पर, उन वादों पर पूरा खरा उतरेंगे जो दोहा के अंदर उन्होंने किया या जो अब वो वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ करें। लेकिन इस बीच ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का एक ट्वीट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस ट्वीट के अंदर उन्होंने शुक्रिया किया जी बीजिंग का और ये कहा कि बीजिंग बिल्कुल तैयार है जी इन्वेस्टमेंट करने के लिए और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान के लिए, और जो उम्मीद पैदा हुई है चीन के आने से यहां पर, उससे और दरवाजे खुल सकते हैं। ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है या इस स्टेटमेंट के पीछे और चीजें हैं जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दबे अल्फाज में कहने की आज कोशिश की है इसमें? जी देखिए गौर साहब, तालिबान के प्रवक्ता का ये बयान काफी अहम है और मुझे लगता है कि तालिबान इस समय सख्त इसको फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, रिकॉग्निशन की आवश्यकता तो है ही, लेकिन जो इमीडिएटली उसको अपने फाइनेंशियल सिस्टम को रन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए जाहिर है कि तालिबान वर्तमान समय में चाइना की तरफ देख रहा है। चाइना एक अवसरवादी राष्ट्र है, तालिबान भी अवसरवादी संगठन है और दोनों ही रिजीम्स, चाहे वो तालिबान के अफगानिस्तान के जो वर्तमान शासक होने जा रहे हैं वो हों, चाहे वो चाइना के कम्युनिस्ट शासक हों, वो अवसरवादी भी हैं। चाइना पूरे अफगानिस्तान की सिचुएशन का एक्सप्लॉयटेशन अपने हितों के लिए करने के लिए और अपने देश के अंदर आतंकवादी हमलों से बचने के लिए तालिबान के साथ हाथ मिलाना चाह रहा है, तालिबान से सिक्योरिटी गारंटी ले रहा है। लेकिन तालिबान की जो तात्कालिक आवश्यकता ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट उसको रोक रखा है, 10 बिलियन यूएस डॉलर तक की जो राशि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जो रोक रखी है, वो कहां से उसको मिलेगी, कैसे वो मुद्दा के संकट से बचेगा। ऐसे में वो चाइना की तरफ इस तरीके के बयान को दे करके चाइना को लिभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इस ट्वीट को और देख रहा था क्योंकि मेरी नजर से हट गया था, लेकिन अब मैंने दोबारा देखा। इसमें लिख रहे हैं कि हमें जी बड़ा हाई रिगार्ड है वन नेशन वन बेल्ट प्रोजेक्ट के लिए और एंशिएंट सिल्क रूट को बनाने के लिए, वी वेलकम दैट। लेकिन हमें यह भी उम्मीद है कि हमारे यहाँ अफगानिस्तान के अंदर कॉपर माइंस है और चाइना के आने से इसको मॉडर्नाइजेशन की तौर लेने के लिए और इन सब चीजों को निकालने के लिए एक मदद मिल सकती है। तो क्या मैं ये मानूं कि ऑफिशियली अनऑफिशियली पहला सौदा चाइना के साथ कॉपर माइंस पर हो गया है?
देखिए चाइना की कंपनी पहले से ही और उम्मीद थी, इस बात की उम्मीद थी मैं एक बात जरा कंप्लीट नजर बहुत दिनों से है और उस नजर को खुल करके सामने, और ये डील पानी के कब्जे में आने के पाकिस्तान के उसके पहले से ही हो रखी थी, यानी बैकडोर से बातें चल रही थी। अब ये आने वाला कुछ वक्त में क्लियर हो जाएगी। पहली डील चाइना से ही होने वाली है। सीपेक कॉरिडोर को मंजूरी मिलने पर कॉपर माइंस को चाइना के हवाले किया जा रहा है, तालिबान ये करेगा और इसके बदले में उनको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं जिससे कि वो अपनी सरकार चला पाएंगे। तो इस बैकअप प्लान को उन्होंने तालिबान ने कब्जा करने से पहले ही बना रखा था और चाइना की मदद थी। ये साफ खुलकर के सामने आ रहा है और ये बैकअप बना कहां से, उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका में था जिसने चाइना के साथ तालिबान को मिलवाया है। अब सेंट्रल एशिया में इस समय चाइना अपनी नजर बढ़ा रहा है। चाइना ये देख रहा है कि सेंट्रल एशिया के जो भी देश हैं वो किसी न किसी तरह से उसके सीपेक कॉरिडोर की ड्रीम प्रोजेक्ट का BRI का हिस्सा बन जाए। और अफगानिस्तान अभी तक की सरकार के माध्यम से वो बड़ा रोड़ा था, वो रोड़ा दूर हो चुका है। राइट सर, मैं संजीव जी बस लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। ये आज जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आया है, जब PAK के प्रेसिडेंट वहां मिलने गए अब्दुल कयूम नियाजी, उनसे मुलाकात के बाद, मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट ISPR की तरफ से दिया गया, उसमें कश्मीर का बड़ा जिक्र है जी। और साफ कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लिए जी जो उनका वन साइडेड प्लान है, यानी वो मदद करना चाहते हैं पॉलिटिकली और अदर थिंग्स पे, वो कंटिन्यू रहेगा जी। इस पर किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये स्टेटमेंट उस वक्त आना जब अफगानिस्तान की सूरत हाल कुछ और है, दुनिया भर के अंदर अभी परेशानियां बड़ी हैं, लेकिन आर्मी चीफ के स्टेटमेंट को हम कैसे देखें? जी देखिए, कश्मीर को लेकर के जो इस तरीके की जो मीटिंग्स हैं वो पाकिस्तान में होती रही हैं, लेकिन जो इस समय का जो पूरी सिचुएशन है उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये जो मीटिंग्स का जो दौर है वो आने वाले समय में पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा और अधिक बढ़ सकता है। भारत इस पूरी कश्मीर की सिचुएशन को लेकर के हाई अलर्ट मोड में है। गौहर साहब, एक बात बहुत स्पष्ट है कि तालिबान के काबुल की सत्ता पर फोर्सफुल टेक ओवर कर लेने के बाद भारत की ये चुनौतियां बढ़ी हैं, आतंकवाद का खतरा बढ़ा है। इस बात को लेकर के भारत की सिक्योरिटी एजेंसी, भारत की जो पूरी सरकार है, उसको लेकर के हाई अलर्ट मोड में है। इसी वजह से हमें इस तरीके से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के हुक्मरान हैं जो और पाकिस्तान की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके साथ जो भी बैठकें हो रही हैं, जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, उसके ऊपर कड़ी वॉच रखनी होगी। और अपनी जो पूरी जो तैयारियां हैं किसी भी कंटिजेंसी से, किसी भी तरीके के साजिशों से डील करने के लिए हमें अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखना होगा, तैयार रखना होगा। वर्तमान समय में तालिबान जरूर ये कह रहा है कि वो कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन हम तालिबान के फेस वैल्यू पे भरोसा नहीं कर सकते। तालिबान पहले भी अमेरिका को भी धोखा दे चुका है, पहले भी तालिबान का जो चरित्र अवसरवादी रहा है। तो ऐसे में भारत को ये जो भी डिप्लोमेटिक कवायदे पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं उसके ऊपर कड़ी वॉच रखनी होगी और हर तरह की कंटिजेंसी से डील करने के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी संजीव श्रीवास्तव साहब और अनुपम तिवारी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और इस इशू को थोड़ा सा और इलाबोरेट करके समझाने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए।